नमस्कार, मैं आसावरी सावरीकर, सचिव IEHE एलुमनाई एसोसिएशन भोपाल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन IEHE भोपाल से पढ़े हुए IPS ऑफिसर 2021 बैच के शुभम अग्रवाल आज यहाँ आए हैं और वो सभी बच्चों के साथ अपनी एक्सीलेंस यूनिफॉर्म से लेकर IPS यूनिफॉर्म तक की जर्नी साझा करेंगे। तो आज हम सुनेंगे उन्हीं की UPSC सिविल सर्विसेज की कहानी उन्हीं की जुबानी। Aim for the moon. If you miss, you may hit the star. With this motivational quotation, here I am, Ajita Tripathi, wishing you good afternoon. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of IEHE, who has clubbed all of us for the seminar on how to prepare for UPSC civil services. Now I would like to call Miss Megha and Miss Kalpana for Saraswati Vandana. माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, सरस्वती सरस्वती शारदे, माँ शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते। हम शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। मूर्ख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को। मूर्ख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को। आदि शक्ति कर क्षमा हमें, पूजा के उद्गार दे, वीणा पानी तार दे, तार दे, मार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, सरस्वती सरस्वती शारदे, माँ शारदे। श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है। हम पर सिद्ध दृष्टि कर जननी, बोध चीरती धार दे, वीणा पानी तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से वीणा पानी तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, शारदे शारदे शारदे। आपने से बच्चा हर साल मेडल लेती यहाँ से तो देखकर ऐसी महसूस करता है। Thank you so much, Megha and Kalpana, for your melodious voice. I would like to call the members of Alumni Association to offer sapling to our resource person. Thank you so much, everyone. We, the members of Alumni Association of IEHE, are honored to have our alumni
IPS Shubham Agrawal, and we are extremely happy to welcome you, sir. Could we please all give a big hand to our guest? Now, I welcome respected Professor in charge of Alumni Association, Dr. Mukesh Jain, sir, and Secretary of Alumni Association, Asavri Savarkar, ma'am, and to the other guests. Thank you so much, everyone. A huge round of applause for all the dignitaries. The only impossible journey is the one you never begin. These are the true words for our Alumni Association. Sir Mukesh sir made this seminar possible for us. Today, our honorable IPS officer is present among us. We indeed both grateful and privileged to have our Mukesh sir between us. Sir, please few words. यहाँ डाइस पर हमारे साथ मौजूद IPS ऑफिसर जिनके सामने ये नाम लग जाता है, अपने आप में भारत के कुछ गिने चुने लोगों में शामिल हो जाते हैं। देश का बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व उनके ऊपर हुआ करता है और हमारे लिए ये बड़े गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि हमारे ही संस्थान के एक छात्र आज अपनी कीर्ति भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत जगत में ये फैलाने जा रहे हैं। मैं IHE एलुमनाई एसोसिएशन के साथ साथ IHE परिवार की ओर से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मंच में मेरे साथ मौजूद आदरणीय मैडम जैन, प्रोफेसर महिपाल, प्रोफेसर सभाकांत, प्रोफेसर महेंद्र सिंघई और एलुमनाई एसोसिएशन के सचिव मिसेस असावरी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप सब जानते हैं हम इस दिन का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब IPS मिस्टर शुभम अपने प्रशिक्षण के पूरा करने के बाद या प्रशिक्षण में से अपना समय निकालकर वापस भोपाल लौटें और हम सबके बीच आएँ और अपने प्रेरक उद्बोधन से इन छात्र छात्राओं को अपना उद्बोधन दें। निश्चित रूप में आप सब इस दौर में हैं कि इनकी जो वाणी है वो आप सब में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकती है। मैं आप सबको ये भी विदित करा देना चाहता हूँ कि हमारा एक MOU IAS यूनिवर्सिटी और IAS कॉलेज से हुआ है। मुझे प्रसन्नता है इस सेमिनार में आज वहाँ के स्टूडेंट्स भी यहाँ अपनी भागीदारी दे रहे हैं। मैं IHE परिवार की ओर से उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस सेमिनार में। विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा समय कहने के लिए नहीं है। आज की बात पूरी तरह यहाँ IPS शुभम अग्रवाल आपसे करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप इनके बारे में अच्छी तरह जान और समझ लेंगे तो आपको ये पूरी तरह समझ में आएगा कि आखिर कोई भी व्यक्तित्व निखरता कैसे है और अपनी सफलता की चरम सीमाओं को तक कैसे पहुंचता है। आप सबको विदित हो कि ये 2014-15 के पास आउट इसी संस्थान के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के विद्यार्थी रहे हैं। लगातार इनके मन मस्तिष्क में ये चीज़ आ गई थी कि मुझे यदि कहीं सफलता प्राप्त करनी है तो वो UPSC एग्ज़ाम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त करनी है। यूँ इनके कई रास्ते थे, लेकिन इन्होंने ठान लिया था और ठाना ऐसा कि जब तक सफलता नहीं मिली तब तक पीछा नहीं छोड़ा। मित्रों, कहा भी जाता है कि यदि आपने ठान लिया है तो वो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलने वाली है। मैं ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ कि कम से कम हमारे विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ शामिल हैं और एक ऐसे प्रेरक उद्बोधन के माध्यम से इन बच्चों को भी आप अपना उद्बोधन देकर जीवन में सफलताएं कैसे अर्जित की जाती हैं, यह UPSC की एग्ज़ाम फेस करने के लिए कौन सी प्रमुख बातें हैं, इसके ऊपर अपना
आज का जो व्याख्यान है वह प्रस्तुत करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी के साथ साथ IPS श्री शुभम अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। Thank you so much, sir. We feel really privileged to have your supervision and backing with us. Good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better is best. With these very suitable lines, I would like to invite IPS Shubham Agrawal to share his incredible journey and experience with us. हेलो एवरीवन। जब लास्ट टाइम आया था तो शायद फर्स्ट ईयर आया था, आप लोग थर्ड ईयर। तो सर ने बहुत अच्छी बातें तो कही, लेकिन हर सक्सेसफुल इवेंट के पीछे बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। और मैं अपना पर्सनल बताऊं तो आई फेल्ड फॉर 7 years। कितना? 7 साल। 19 जुलाई 2014 को आई वेंट टू दिल्ली फॉर दिस माई ड्रीम और पैशन आई कैन से। एंड रिजल्ट केम ऑन जस्ट 2 days बैक, मतलब लास्ट ईयर का 2 days बैक, 24 September 2021। और वो जो 7 साल 2 महीने की जर्नी थी, आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं कि कॉलेज के 3 साल ही इतने भारी पड़ जाते हैं और 7 साल पढ़ाई करने के कितने ज़्यादा भारी। तो कुछ मिथ्स होते हैं UPSC के पीछे। पहला मिथ, क्या मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? दूसरा, क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिससे कि मैं इतना पढ़ या फिर इतना एफर्ट्स दे सकता हूँ? तीसरा, मेरा हिंदी मीडियम है, क्या मुझे इस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए या नहीं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं थ्रू आउट क्राउड ऑफ एस्पिरेंट्स में, ठीक है? और मेरे में भी थे जब व्हेन आई स्टार्टेड। बट लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट माई बैकग्राउंड। कोई मैं इंडस्ट्रियस एकेडमिशियन नहीं हूँ। आई वॉज अ नॉर्मल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स दिस कॉलेज इटसेल्फ। एंड 7th तक आई वॉज एन हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है? मैं डबरा का रहने वाला हूँ, ग्वालियर का। तो 7th तक आई वॉज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड व्हेन आई केम टू भोपाल, मुझे डायरेक्ट मेरे फादर ने DPS में डाल दिया। तो आप सोच सकते हैं, हिंदी मीडियम से डायरेक्ट DPS, ठीक है? तो बट मैं कॉन्फिडेंट बहुत था क्योंकि टॉपर हुआ करता था अपने कॉलेज स्कूल का। तो मैम ने कहा कि बुक रीड करेगा कौन? मैंने कहा मैं करूँगा। अब कर तो दिया, तो पढ़ा तो बोलते ना दिस इज़ कार्ड, मैंने ऐसे पढ़ दिया। सब हंसे, फिर मैंने बोला दिस इज़ कार्ड, फिर ऐसे, मुझे समझ ही नहीं आया। तो दैट वाज एन एम्बैरेसिंग मोमेंट, बट आई डिड नॉट नो मैं क्यों हंस रहे। जब बाद में पता चला तो बहुत अजीब लगा कि यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, नहीं आनी क्यों नहीं चाहिए। बुरा लगा, सब लगा, लेकिन फिर उस टाइम ये भी ठाना कि कोई बात नहीं, हिंदी है, इंग्लिश है, ये तो मीडियम्स है, वी विल लर्न थ्रू इट। और फिर ग्रेजुअली हर स्टेप पे आप काम कैसे करते हैं दैट मैटर्स। व्हाट वी आर इन द प्रेजेंट एज ऑफ कलयुग, व्हाट वी वांट इज इमीडिएट रिजल्ट। व्हाट वी वांट इज आज पैसा इन्वेस्ट करो, कल करोड़पति बन जाओ। होता है आजकल जो फास्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, उससे क्या होता है? स्कैम्स होते हैं। लेकिन नेवर बिलीव इन रिवॉल्यूशन, नेवर, ऑलवेज बिलीव इन इवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन? फोकसिंग ऑन एवरी स्टेप, एवरी प्रोसेस। कि जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे 5 अटेम्प्ट थे जिसमें 5 मेंस दिए और 2 इंटरव्यू। 7 साल की जर्नी मेरी ये थी। तो हर अटेम्प्ट में मैंने कुछ सीखा। मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स में आई स्कोर्ड 158 मार्क्स आउट ऑफ 200। मुझे लगा अरे बाप रे, ये क्या मजाक हो गया। लेकिन पता चला मेंस की तो मैंने पढ़ाई ही नहीं करी। वहाँ पे क्या सीखा कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कैसे करें। गलती, पर गलती से 2 ऑप्शन होते हैं। बहुत लोगों से, एस्पिरेंट से मैं बात करता हूँ, इंस्टा, टेलीग्राम एंड अदर प्लेसेस से। तो गलती में क्या होते हैं? 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप खुद को दबा दो या फिर ये सोचो कि एक दिन मैं दुनिया को दबाऊंगा। ये 2 ही ऑप्शन है। तो 50% ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या होता है कि अगर मैंने आज लिखा नहीं तो आई गेट डिप्रेस्ड कि यार नहीं लिख रहा हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कभी 70 मार्क्स आते हैं, कभी 120 मार्क्स आते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हर दिन एक नहीं हो सकता। सिमिलरली हर पेपर एक नहीं हो सकता, हर अटेम्प्ट एक नहीं हो सकता। तो जब मैं गया था तो स्कोर आ गया, मेंस में आई फेल्ड मिजरेबली। बुरा लगा, लेकिन ये लगा कोई बात नहीं, आई कैन डू इट। तो वो एक जो लगन थी, क्योंकि पैशन जो होता है ना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। आप लोगों का, कई लोगों का पैशन होगा, कुछ का UPSC होगा, कुछ का जॉब होगा, कोई का स्टार्टअप होगा, लॉट ऑफ पैशंस इन लाइफ। आई एम नॉट सेइंग जस्ट गो फॉर UPSC। व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन, हाउ डू यू डील विद योर लाइफ, हाउ डू यू गो अहेड विद योर लाइफ।
आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्या चूज करते हो। जब प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जब मेरा 4th अटेम्प्ट था, जब मेरे चौथा मेंस था, तो GS3 का एग्ज़ाम था, शायद सुना भी होगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मेरा बताने का पर्पज़ ये नहीं है कि कोई महान काम कर दिया मैंने। मेरे बताने का पर्पज़ ये है कि एवरी प्रॉब्लम, एवरी मिस्टेक कैन बी क्योर्ड, कैन बी रेक्टिफाइड। तो 9 बजे का पेपर था, 8:45-48 पे मैं कैब से उतरा, दिल्ली में एग्ज़ाम दे रहा था। तो मैंने अपना गेट खोला और एक बाइक घुस गई उसमें। आई हैड अराउंड 8 to 10 minutes टू रीच माई डेस्टिनेशन। अब मुझे भी लगी थोड़ी, और उन्हें भी लगी, उनके साथ और भी लोग थे, उनको भी लगी। अब आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ कंपैशन, व्हाट वी डू, अरे आपको लगी तो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। एंड आई हैड टाइम रनिंग, तो मैंने उनसे बोला कि कोई हेल्प चाहिए, ये चाहिए, आप मुझे नंबर ले लीजिए, इतने बजे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बट उसको लगा मैं दब रहा हूँ, तो वो मुझे और दबाने लगा, चिल्ला चोट करने लगा, भीड़ हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कहा अब जाने दीजिए। 2 से 3 मिनट बचे थे मुश्किल से, क्योंकि आपने अभी रिसेंट भी सुना होगा कि 1 मिनट भी कोई लेट होता है तो उसको पेपर नहीं दिया जाता। तो मैंने उससे फिर सॉरी बोला, मैंने कहा प्लीज़ जाने दीजिए। तो ही लिटरली हिट मी, ठीक है, ये जो इधर है, इधर निशान है, तो वो उसने मारा। अब गुस्सा तो बहुत आई, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तेरा टाइम है, कभी मेरा आएगा। तो 2 मिनट बचे थे, मैंने कंट्रोल किया, मैंने कोई बात नहीं। आई वेंट इनसाइड, और ऐसे अपन नॉर्मली स्वेट पोंछते हैं, तो मैंने देखा तो खून आ रहा था। तो ये एक्चुअली मूवी का सीन है, रियलिटी है, बट मूवी टाइप का सीन है। तो मैं जब अंदर जा रहा था तो वो स्वेट पोंछा तो खून आया। अब ऑब्वियसली आप एकदम लेट डाउन होते हो कि अभी मेरे को 6 घंटे लिखना है पेपर में, हाउ वुड आई राइट इट। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, आई टुक ब्रेथ, मुँह धोया, मेरे पास रुमाल था, मैंने रुमाल बांधा, और आई वेंट फॉर इट एंड आई रोट फॉर अराउंड 6 hours, and that was my first interview. Understood everyone कि गिरे, लेकिन आप गिरोगे, सब गिरते हैं, आपको सबको प्रॉब्लम होती है, आप उठोगे कैसे, और उठोगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की नहीं, वो मैटर करता है। क्योंकि जब आप गिरते हैं ना, तो आपके लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। वही जो आपके रिलेटिव होते हैं, आपके चाचा, फूफा, मामा एक्सेट्रा पीपल होते हैं, वो कहते हैं, और मैंने बहुत सुना है कि जो मेरी जर्नी थी, क्योंकि बहुत लंबी थी, 7 साल की थी, तो लोग बोलते थे अरे क्यों कर रहा है, अरे कुछ और कर ले, अरे ये कर ले, वो कर ले। लेकिन क्या होता है, ये 2 कान भगवान ने मस्त दिए, ठीक है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। तो वो निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नेगेटिव एंड नेगेटिविटी विल नेवर लीव बिहाइंड यू, विल नेवर लीव यू। क्योंकि जब आप एक ह्यूमन का जो क्रिएशन है, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव, आप देखना कि 5 अगर पेपर हैं, तो 4 पेपर में आप टॉप कर जाओ, 1 पेपर में फेल हो जाओ, तो आप पूरे साल वो 1 पेपर का सोचते रहोगे, सोचोगे कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिविटी। लेकिन आप उस टाइम पे एक्शन क्या लेते हो, हाउ डू यू फिल योर सेल्फ। सो मैं हमेशा हर इंसान को कहता हूँ कि फिल योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, फिल योर सेल्फ विद पेशेंस। मुझे 7 साल ने एक चीज़ ज़रूर सिखाई है कि भाई पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हारना तो तय है, गिरना भी तय है, लेकिन आप में पेशेंस है कि नहीं, दैट मैटर्स। तो ये जो जर्नी है, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी, जैसे एक बुक थी माइंडसेट। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपका प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब कंडीशन क्या है फॉर क्लियरिंग यूपीएससी। तो आई ऑलवेज से कि सबसे पहला बुक्स स्ट्रेटेजी से पहले यू नीड माइंडसेट। व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट, कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेली 8 से 10 घंटे की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आज कम पढ़ा है तो एक सेंस ऑफ गिल्ट आना चाहिए कि आज मैंने शायद 2 घंटे कम पढ़ा है, आई शुड रिकवर इट। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, वॉट एवर यू डू इन लाइफ, अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं और अगर आप आज आपके रिजल्ट थोड़े कम आए हैं, आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाए, तो आप एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि अरे कोई बात नहीं यार, बॉस को बोल देंगे, खत्म करो। एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि यार कल क्या मैं 20% ज़्यादा एफर्ट दे सकता हूँ कि मैं वो 2 घंटे रिकवर कर सकूँ। तो ये जो माइंडसेट और एटीट्यूड होता है, ये इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, वेदर यू वांट टू ओपन अ शॉप और वेदर यू वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। सो ये वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना। मैं कोई यहाँ ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बहुत टॉपर्स हैं, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। मैं बस आपको लाइफ की कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने सीखी थी। जब प्रीलिम्स दे रहा था तो 3rd अटेम्प्ट तक सही चल रहा था सब, चलो कोई बात नहीं, मेंस क्लियर नहीं हो रहा, एंड 3rd अटेम्प्ट आई वाज शैटर्ड।
मुझे लगा यार क्या करूँ, अब करूँ कि नहीं करूँ, वही जो सेम थॉट्स आते हैं। 10 दिन तक मैंने सोचा करूँ क्या, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब। मैंने सोचा ये तो नहीं करना मुझे। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरा पैशन नहीं था वो। मैं कर भी लेता, कोई अच्छी नौकरी कर लेता या गवर्नमेंट का बिजनेस कर लेता, अपना खुद प्राइवेट बिजनेस कर लेता, उससे क्या होता, आई कुड अटेन समथिंग, ठीक है, आई कुड बिकम अ बेटर पर्सन इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, बट क्या मैं अपना पैशन फॉलो कर पाता? नहीं। कितने लोगों का आप में से पैशन है कि आप यूपीएससी करना चाहते हैं? हाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। अब सबका एक रीजन होता है, जैसे एक वो फेमस क्वेश्चन नहीं है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम और व्हाई डू यू बिकम आईएएस और आईपीएस इन योर जर्नी और लाइफ, है ना, बड़ा फेमस, यूट्यूब पे बड़ा चलता है वो इंटरव्यू वाला। कोई मुझे आंसर कर सकता है ये बात? कोई भी, डोंट हेजिटेट, क्योंकि मुझे भी बहुत हेजिटेशन होती थी, क्योंकि मैं कितने कुछ साल पहले वहीं बैठता था, सुनता था। कोई बताना चाहता है? हाँ प्लीज। सर, in my opinion, I don't want to become specialist of something. Like आपने बोला कोई प्रोफेशन जैसे इंजीनियरिंग या डॉक्टर, तो उसी चीज़ तक हम सीमित रह जाते हैं। लेकिन when we get into civil services, we have a wide scope. Like you know, उधर हम सिर्फ एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं, हमारे पास हर दिन नई प्रॉब्लम्स आती हैं और हर दिन नया उसको सॉल्यूशंस देना पड़ता है। तो फॉर दैट पर्पस आई वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज। So why don't you join an NGO? सर, एनजीओ में स्कोप है, मैं कर सकती हूँ, बट अगेन उधर ना मेरे पास वो अथॉरिटी होगी और ना ही मेरे पास इतने रिसोर्सेज मतलब हो पाएंगे। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। ओके, दैट्स गुड। तो क्लैप्स फॉर हर। उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि शी वांट्स टू बी अ जर्नलिस्ट एंड वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स, डाइवर्स फील्ड्स, बट लेट्स मेक इट मोर पर्सनलाइज्ड। लाइक रिसेंटली एक सेशन लिया था मैंने करियर कॉलेज में, तो एक बंदा था, ही वाज दिव्यांग, तो उन्होंने बोला कि आई वांट टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। व्हाट वाज हिज रीजन? आई वांट टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। तो मैंने बोला दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, क्योंकि जब आप गिरोगे तो आपको लगेगा अभी सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन लेट्स रिफ्रेज इट, अगर आपसे कोई पूछे आई वांट एवरी दिव्यांग टू बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन इट्स नॉट नेवर अबाउट आई, इट्स नेवर अबाउट मी, इट्स ऑलवेज अबाउट वी, इट्स ऑलवेज अबाउट अस। And especially when you are a public servant, when you are serving the country and when you have those stars in your shoulder, तो आपको लगता है कि नहीं यार, अगर कोई बंदा या परेशानी में है तो it's our moral, not only just civic or legal, but it's our moral responsibility कि अपने को उसके लिए खड़े होना चाहिए, उसके लिए मदद करनी चाहिए। ये पैशन होता है, ये आपको ड्राइव करना चाहिए। जैसे आप डेली प्रॉब्लम्स देखते हैं, एक बेसिक प्रॉब्लम बताता हूँ, पॉटहोल्स होते हैं, गड्ढे। इतना बुरा लगता है जब आप सुनते हैं कि 2022 आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस स्टिल पीपल डाई बिकॉज ऑफ पॉटहोल्स, कि वो गाड़ी गिरी और इंसान की डेथ हो गई। डोंट यू फील शेम अबाउट इट? आपको बुरा नहीं लगता? आपको अंदर से डिस्गस्ट फील नहीं होता कि व्हाट आर वी डूइंग? क्या एक्चुअली में डू वी और डू दोज डाउन ट्रोडन पीपल डिजर्व दैट? क्या आपको लगता है ऐसा वो डिजर्व करते हैं? तो जो भी पोजीशन में है आप, लाइक यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, देयर इज एनएसएस, एनसीसी, एंड इवन इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, व्हाट डू यू डू इन योर लाइफ? व्हाट इज योर पैशन अबाउट लाइफ? व्हाट एफर्ट्स डू यू मेक अ लिटिल चेंज? लाइक माई एम इज टू एटलीस्ट थ्रू माई डेली एफर्ट्स ब्रिंग चेंज इन 2 people's लाइफ्स। अगर मेरे, क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं कि मैं सबकी दुनिया बदल दूंगा, लेकिन अगर मैं 2 से 5 लोगों की जीवन में भी कुछ बदलाव ला पाऊँ, या फिर जब वो जस्टिस की गुहार कर रहे हो और मैं उनको थोड़ा जस्टिस भी दे पाऊँ, तो क्या वो खुशी खुशी अपने घर पे सो पाएंगे? तो ये जो फीलिंग होती है, ये आई वॉन्ट एवरी पर्सन ऑफ यू टू इनकलकेट, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू इम्बाइब इट। क्योंकि यूथ एक ऐसी ट्रिकी चीज़ है। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। महात्मा गांधी थे और एक गैब्रिएलो प्रिंसेप। महात्मा गांधी को सबको पता है, स्टेशन से, ट्रेन से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या चुना? आई विल रिवॉल्यूशनाइज सो दैट दिस ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन टू एनीवन एल्स। अग्रीड। उसी के अगेंस्ट एक गैब्रिएलो प्रिंसेप नाम का बंदा था। ही वॉज अ फार्मर एंड ऑल्सो अ स्टूडेंट। उनके साथ जब कुछ गलत हुआ तो ही वॉज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर World War I. He was one of the main reason for World War I. So this is called channelizing of youth.
एक तरफ महात्मा गांधी जिनको आज भी मार्टिन लूथर किंग कहते थे कि आई सी साइट ऑफ गॉड इन हिज एक्ट्स, एंड एक तरफ ऐसा बंदा जिसने 30 से 40 मिलियन लोगों की डेथ का कारण। डू यू सी दिस चैनलाइजेशन? बहुत लोग बोलते हैं कि सर पैशन है, ये है वो है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि बहुत लोग, वी आर यूथ, वी कैन टॉक अबाउट इट। आप जब दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, करना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या आप उसको लिमिट में करते हैं? आपको नशा ये छोटी चीज़ों का क्यों होता है? आपको नशा इस बात का क्यों है कि मैं झूम जाऊंगा, अच्छा डांस करूंगा, पब्लिक विल एक्सेप्ट, माय फ्रेंड्स विल से अरे क्या कूल बंदा है। वही 4 साल बाद अगर आपने उसको कुछ करके दिखा दिया और आपने सत्ता का नशा कर लिया, सत्ता का नशा मतलब यू हैव दैट पावर। मैं सेम ड्रेस में था, इसी ड्रेस में था, ठीक है, तो कृष्णकांत मुझे कह रहा था कि इस ड्रेस से इस ड्रेस में आना, इट्स एन ऑनर इन इटसेल्फ, बट बिहाइंड दैट ऑनर इज लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ फेलियर्स, लॉट ऑफ डाउन्स, बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें आनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, बट हाउ डू यू डील विद इट इज़ द क्वेश्चन। डील कैसे करें? बेसिक सबको बुक्स पता है, आजकल सब ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, मैं भी यहाँ थोड़ा बहुत ज्ञान देने आया हूँ। इसलिए मैं यूपीएससी से ज़्यादा लाइफ पे बात करता हूँ, क्योंकि जिसने अपना ये सही कर लिया, जिसने अपना डायरेक्शन सेट कर लिया, जो डायरेक्शन एकदम फिक्स कर लिया कि मुझे ये करना है, उसको कोई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं रोक सकता। मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल था, फिलॉसफी इतना वो नहीं हो पाता है, कभी कभी स्कोरिंग नहीं हो पाता है। आई स्टिक टू इट, 5 अटेम्प्ट दिए, 5 फिलॉसफी से दिए, एंड आई एम हियर टुडे, है ना। तो सबसे पहले सोचो लेकिन कर डालो, बिकॉज जितना डरोगे दुनिया उतनी डराएगी, स्पेशली लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। अरे 24-25 के हुए नहीं, चलो भाई शादी कर लो। क्यों कर लो? कोई और काम नहीं है तुम लोगों को? क्यों करनी है? करो, बट फर्स्ट स्टैंड योरसेल्फ। एक ऐसे पेडिस्टल पे स्टैंड करिए कि पीपल वैल्यू यू, पीपल वैल्यू योर एफर्ट्स, एंड योर पार्टनर ऑल्सो वैल्यूज यू। करना चाहिए कि नहीं? इसलिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे जब आप जाएंगे फील्ड में या फिर यूपीएससी में। तो मेरी एक इस बार बैचमेट है, उसने 8th अटेम्प्ट में किया है। शी इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ डन इट इन 8th अटेम्प्ट, दैट इज़ 9 years ऑफ एफर्ट। कैन यू इमेजिन? 9 साल मतलब अपनी पूरी जवानी उसने बर्बाद कर दी। मेरी जवानी भी बर्बाद हुई, मैं 20 साल में स्टार्ट किया था, 27 साल में किया, लेकिन अब मैं बहुत लोगों का यूथ बचा सकता हूँ। अंडरस्टूड? तो ये जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वी हैव टू वेट फॉर इट, एंड अंटिल वी वेट फॉर इट वी कांट एक्ट ऑन इट। मैं पहले अगर 1 साल पहले ज्ञान देता तो मेरे को शायद ही कोई सुनने आता। वो शाहरुख खान ने नहीं कहा, फिलोसोफर बनने से पहले सक्सेसफुल होना पड़ता है, राइट? तो आप सभी को मैं चाहता हूँ इस एक्सीलेंस से इन नेक्स्ट 4-5 years, मैं क्यों दूसरी बार आया हूँ कि मैं चाहता हूँ हर अपने भोपाल के एक्सीलेंस कॉलेज से, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, या फिर और भी जो कॉलेज के मेंबर्स आए हैं, भोपाल से क्यों नहीं रिजल्ट निकलेगा और निकलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIT IIM वाले निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास 2 स्ट्रेंथ्स होती हैं, ध्यान रखना हमेशा। उनको पता है प्रेशर हैंडल कैसे करना है। जब वो IIT का एग्जाम देते हैं तो उन पर भी प्रेशर होता है, एक्सट्रीम प्रेशर होता है, एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन होता है, एंड दे नो हाउ टू हैंडल इट। बट अपने साथ क्या होता है, अपन थोड़ा रिलैक्स, अरे कोई बात नहीं, अरे चलो मम्मी के साथ चले जाए, अरे ये कर ले, अरे वो कर ले। थोड़ा सा स्टबर्न होना पड़ता है। Stubborn does not mean in a bad frame. Stubborn means आज मुझे ये कंप्लीट करना है and I will do it. Come what may. अगर आज नहीं भी हो पाया, I will do it tomorrow, but I will definitely do it. तो ये जो एफर्ट होता है, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ। तो चलो ज्ञान तो बहुत दे दिया, थोड़ा यूपीएससी बताता हूँ। जो प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। एक होता है बुक्स, जो बेसिक बुक्स हैं, आप सबको पता होंगी मोस्टली। किसी को नहीं पता होगी तो जब मैं Q&A करूंगा तो आप पूछ लेना। तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। फॉर एग्जाम्पल इन इकोनॉमिक्स, until you know about banking, foreign exchange and etc, how can you solve a question? फिर अपन कहते हैं यूपीएससी की गलती है। यूपीएससी की गलती नहीं है, अपनी गलती है। यूपीएससी हमें सिलेक्ट करना नहीं चाहता। क्यों भाई? उसको तेरे को कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव सीन पीपल कि इतने ज़्यादा एफर्ट्स देते हैं and they clear it, but lot of people are not able to clear it, but they are able to do good in life. Why? Because UPSC broadens your horizon.
UPSC does what? UPSC teaches you कि what is life, what is world. Like अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, I can talk about any topic you want. ठीक है, थोड़ा कम जानता हूँगा, थोड़ा ज़्यादा जानता हूँगा, but at least I can give you some inputs. तो ये जो आपका एक अंदर का जुनून होता है जानने का, चीज़ों को समझने का, ये बहुत ज़रूरी होता है. सिमिलरली प्रीलिम्स में जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसको रिवाइज करिए. नेवर रीड एनीथिंग विच यू कांट रिवाइज. अपन कोई आइंस्टाइन या भगवान नहीं है कि आज जो पढ़ा वो 1 साल बाद याद रहेगा. उतना पढ़ो जितना रिवाइज कर पाओ, उससे ज़्यादा पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है क्योंकि याद ही नहीं रहेगा. दूसरा होता है करंट अफेयर्स, जो कि एक ओशियन है जिसका कोई लिमिट नहीं है. उसके लिए आप क्या करिए, मंथली मैगजीन देखिए. मैं विजन IAS प्रेफर करता था, आपको जो प्रेफर करनी है. हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि IAS बहुत अच्छी मैगजीन आती है, ठीक है. और एक एनुअल कंपाइलेशन, इसको कंबाइन करके अपने नोट्स बना लीजिए. नोट्स का फ़ायदा, जो 1000 पेज होते हैं उसको आप 100 पेज में कन्वर्ट कर सकते हो. दूसरी बात, आपको अपनी हैंड राइटिंग में जल्दी चीज़ें याद होती हैं बिकॉज यू आर एक्विंटेड विद इट. तो ये जो एक्विंटेंस होती है ये आपको करंट अफेयर्स में बहुत काम आएगी, बहुत काम आती है. और फिर आपको रिवाइज करो. लाइक माई टारगेट वॉज in every attempt, my target used to be to revise everything at least 4-5 times. At least 4-5 times. और 7 साल में इतना पढ़ ही लेते हो कि जो लक्ष्मीकांत आप लोगों ने सुना होगा शायद, तो लक्ष्मीकांत लास्ट में मैं 1.5-2 दिन में पढ़ लेता था. तो लोग मुझसे कहते थे कैसे, मैंने कि आज की बात नहीं, ये 7 साल की मेहनत है. इसलिए आप अभी सोच रहे हो कि 1.5-2 दिन कैसे, लेकिन स्टार्टिंग मैंने कितने सीखी थी, 30 to 40 डेज से. आया मैं कितने पे, 1 से 1.5 दिन. तो ये जो जर्नी थी, इसके लिए वेट करना. बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे. आई हैव फुल फेथ इन पीपल कि दे विल डू इट, बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड द स्ट्रगल. जब मेरा रिजल्ट आया था 24 सितंबर को शाम को करीब 6:15 बजे, मुझे फेलियर की इतनी आदत पड़ गई थी कि मैंने कहा इस बार भी नहीं होगा. ठीक है, मुझे लगा अरे क्या ही होगा, पेपर में नहीं आएगा. और मेरा लक इतना ख़राब था कि मैंने गलत रोल नंबर देख लिया. अब गलत रोल नंबर देख लिया, मैंने कहा चलो इस बार भी मर गए, वापस पढ़ना चालू करते हैं. तो मैं कहा चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आना चालू हो गए थे. तो मुझे लगा कुछ हो गया है शायद गलती से. तो क्योंकि शुभम इतना कॉमन नाम है कि जो 4th अटेम्प्ट था मेरा, उसमें 4 शुभम थे और 3 तो शुभम अग्रवाल थे. तो मैंने कहा चलो इस बार देखते हैं. फिर मैंने वापस रोल नंबर चेक किया तो आई वॉज 153 रैंक एंड स्टिल आई एम हैविंग गूज बम्स. यू कैन सी वो जो मोमेंट होता है, दैट इज़ वर्थ इट. मैं सबको ये कहता हूँ जो 7 साल थे मेरे, दैट वॉज वर्थ इट. क्योंकि इसलिए नहीं कि आई हैव पावर, आई हैव थिंग्स टू चेंज थिंग्स, नहीं. दैट वाज माय पैशन, दैट वाज माय ड्रीम व्हिच आई अचीव्ड. तो ये जो एक अंदर का पागलपन होता है, जुनून होता है, मैं तो कहता हूँ एक अंदर की आग होती है, ये सब में होनी चाहिए. सिमिलर आग होती है आपकी मेंस में. मेंस में क्या होता है, लिखना बहुत टिपिकल काम है. मेरा एक दोस्त था, वो पेपर लिख रहा था तो उसको हाथ में स्पैज़म हो गया था. उससे क्या हुआ, उसका हाथ चलना बंद हो गया पेपर लिखते लिखते. आप सोच सकते हैं, उसका लास्ट अटेम्प्ट था बेचारे का. और जब वो घर आया तो ही कॉल्ड मी एंड ही वाज क्राइंग, क्योंकि उसने अपने 7 साल दिए थे एंड ही गॉट स्पैज़म. अब आप सोच सकते हो हाथ ही चलना बंद हो गया. अब भगवान चाहते ही नहीं है कि नहीं निकले तो क्या कर सकते हैं, बिकॉज ही डिजर्व्ड इट, बट नहीं हो पाया. तो मेंस क्या होता है, आंसर राइटिंग एंड नोट्स, 2 ही पार्ट होते हैं. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना. हैव दैट सिलेबस इन योर हैंड. सिलेबस चिपका लो जहाँ भी पढ़ते हो. और हर सिलेबस पे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री के, जोग्राफी के, सोसाइटी के, GS2 दैट इज़ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. और जस्ट रीड अबाउट इट. पहले लगेगा इतना बड़ा सिलेबस, जैसे कोई कॉमेडियन नहीं कहता कि मैं भी UPSC करना चाहता था, फिर सिलेबस देखा तो कॉमेडियन बन गया. तो इसीलिए आप सिलेबस देखिए और बहुत पेशेंटली. जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर उन्हें नोट मेकिंग में इशू है तो एक ऋषिकेश टॉपर है लास्ट ईयर के सर, तो उनके नोट्स देखिए. ईदर डायरेक्टली यूज देम और यूज देम एज अ रेफरेंस टू मेक योर ओन नोट्स. ठीक है, तो ऋषिकेश नाम के आप देख लेना, आराम से मिल जाएंगे. तो पहला होता है नोट मेकिंग. नोट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइक मेरे नोट्स 2 स्टेज पे बने थे. एक होते हैं शॉर्ट नोट्स, 1 पेज और 1.5 पेज पर टॉपिक, एंड सेकेंड स्टेज होती है वेरी शॉर्ट नोट्स.
दैट मीन्स वॉट कि आपने एक पेज पे 3 टॉपिक खत्म कर दिए। तो व्हेन आई वेंट फॉर एग्जाम, तो आप पे एक दिन में 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के, तो आपको बहुत ब्रीफ टाइम मिलता है टू रिवाइज थिंग्स और टू रिप्रोड्यूस थिंग्स इन योर माइंड। तो जब मैं वहाँ गया तो जब बीच के 2 घंटे मिलते हैं तो मैं पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाया था बिकॉज ऑफ माई शॉर्ट नोट्स। पूरा सिलेबस, एवरीथिंग वॉज ऑन माई टिप्स कि हाँ ऐसा 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 ठीक है। और जब पेपर आया तो मैंने ऐसा 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 उतार दिया। तो उससे क्या हुआ कि बहुत लोग कहते हैं ना समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रटना भी ज़रूरी है। अभी भी अपन इंडिया में वो पद्धति में चल रहे हैं कि रटना बहुत ज़रूरी है। तो आप उस चीज़ को मत छोड़िए। जब यूपीएससी करेंगे तो यू शुड नो थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट ऐसे हुआ था, इन कारणों से हुआ था, ये पर्टिकुलर एक्ट थे। बिकॉज व्हेन यू गिव कंटेंट, तो जो सामने चेकर है वो भी सोचता है कि हाँ ही नोज थिंग्स, बट देन कम्स आंसर राइटिंग। एवरीबडी नोज कंटेंट बहुत ज़्यादा। मैं बहुत पढ़ाई किया 4 साल 5 साल। फिर मुझे ये समझ आया कि दिमाग में तो है, पेपर में तो आ ही नहीं रहा। तो ये जो माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन होता है, ये लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके आंसर राइटिंग के 2 तरीके होते हैं। इधर यू राइट अ टेस्ट सीरीज आपको पता ही है, बड़ी बड़ी कोचिंग है, किसी में भी लिख लीजिए। टेस्ट सीरीज की इशू क्या आता है, आज लिखा 12 दिन बाद कॉपी आती है चेक होके। अब 12 दिन बाद ना आपको याद है ना दुनिया को याद है कि आपने क्या लिखा, और आप थोड़ा बहुत देखते हो और ख़त्म कर देते हो। तो यू आर नॉट लर्निंग एवरी डे, यू आर जस्ट राइटिंग एंड देन नॉट एनालाइजिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग, इट्स अबाउट लर्निंग द लिटिल प्रोसेसेस दैट यू मेड इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? फिर आई फेल्ट कि क्या करूँ। देन आई स्टार्टेड डेली आंसर राइटिंग। इससे क्या मैंने फिर गलती करी, फिर सीखा। ये 3rd अटेम्प्ट की बात है जब मैंने सीखा था। तो 3-4 साल मैं बर्बाद कर दिया, लेकिन बर्बाद लेकिन नॉलेज में नहीं, उस गलती में मैं समझ नहीं पाया। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ जाता तो शायद और पहले हो जाता। तो मैंने जब 3rd अटेम्प्ट में समझा, उसके बाद फिर मैंने इसको डेली आंसर राइटिंग में स्टार्ट किया। अब आपको पता है कि फ्री प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं ऑनलाइन। इनसाइट्स है, IAS बाबा है, बहुत जगह है। आप देखिए, वो क्वेश्चन डालते हैं, फिर आंसर्स डालते हैं, यू कैन क्रॉस चेक और यू कैन जॉइन सम प्लेटफॉर्म। इट्स नॉट वेरी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, महंगा नहीं है, नॉर्मल है। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जो डेली आंसर राइटिंग करें। डेली आंसर राइटिंग का फ़ायदा, आज लिखा 2 आंसर नहीं लिखे, मान लीजिए 2 आंसर आज लिखे, एक पेपर बनाया स्ट्रेंथ और वीकनेस का, और मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने किया है। स्ट्रेंथ वीकनेस का पेपर बनाया, ये गलती अच्छा ऐसी हुई है और ये मेरी स्ट्रेंथ है। आई रोट इट टुडे, अप्लाइड इट टुमारो। दिस साइकिल। उससे क्या हुआ, मैंने डेली सीखा कि मेरी गलतियाँ क्या है और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो ये जो डेली आंसर राइटिंग, ये मस्ट है। जब फर्स्ट मैंने ऐसे लिखा था तो आई वाज शिवरिंग कि मैं कैसे लिखूंगा 2015 में। ये सबके साथ होगा, हेजिटेशन आएगी, और प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, हर एस्पिरेंट के साथ है। व्हेन आई टॉक टू एस्पिरेंट, सर मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, मैंने कहा आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो सबसे पहले स्टॉप ओवरबर्डनिंग यू विद योर अननेसेसरी थॉट्स कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, 70 मार्क की आए, मैं कैसे IAS बनूंगा, ये लोग तो भाई 120 ला रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके ज़्यादा है, आपके कम आए, एक्सेट्रा। बट एवरी पर्सन इज यूनिक। अग्रीड? तो एक बहुत अच्छी बात कही थी, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन्स फ्रीडम। व्हाट डज इट मीन? I can take your money, I can take your property, I can take your people, but I can never take your freedom. Freedom to think, freedom to act, and freedom to choose wisely. So always exercise that freedom. अब फ्रीडम कैसे एक्सरसाइज करेंगे? जब आपने गलती करी, उसको करेक्ट किया, जब आपने आंसर नहीं लिखा, आपने सीखा, मार्क्स कम आए, समझा कि क्यों आए, देयर मस्ट बी सम रीजन, कुछ तो कारण होगा इस कम मार्क्स का। तो जब मैंने वो सीखा, फिर मैंने उसको अप्लाई किया, फिर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आया, फिर मैंने उसको और परफेक्ट किया, डेली 1 से 2 घंटे लिखा, और दिस वेंट ऑन फॉर 4 months बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, और उसके पहले भी। तो उससे क्या हुआ कि जब मैं पेपर देने गया तो दैट वाज वेरी नॉर्मल फॉर मी। अरे ये अच्छा ठीक है, ऐसा है, फटाफट लिख दिया। तो ये क्या हुआ, पढ़ा, स्ट्रेटेजिकली पढ़ा, स्मार्टली पढ़ा, और उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। ये जो 4 स्टेज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट। PYQ से अपन गलती क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा आए हैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ लो, उस सब्जेक्ट में कम आए कम पढ़ो। भाई वो यूपीएससी है, वो अपने से 10 स्टेप आगे रहता है, उसको पता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे हो।
तो क्या करना है, PYQ से ये सीखना है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, व्हाट इज द पैटर्न, नॉट सब्जेक्ट रिलेटेड बट द कंटेंट रिलेटेड, कि आर्ट एंड कल्चर है इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इकोनॉमी है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आपको कभी इशू नहीं आएगा पेपर लिखने में। और फिर आता है कॉन्फिडेंस कि देखा जाएगा, जो होगा लिख दो। मैं तो ऐसे ही लिखता था फिर लास्ट में, मैं कहा इतना फेल हो ही गए हैं, बचा तो कुछ है नहीं, कुछ और अतरंगी ट्राई कर लो। तो फिर मैंने ट्राई करना चालू किया। आई स्टार्टेड केस स्टडीज, न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है यहाँ? कौन सा पढ़ते हो? हिंदू, गुड। तो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, 2 पेपर होते हैं इंग्लिश के लिए, तो आप वो पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम दैनिक जागरण होता है, वो पढ़ सकते हैं, उसके आर्टिकल्स अच्छे आते हैं। अब न्यूज़पेपर की कभी भी आप ऐसा नहीं समरी बनाना चालू हो गए, ऐसा मत करना, परेशान हो जाओगे, कितना याद करोगे, क्योंकि इतने बड़े नोट्स हो जाएंगे। न्यूज़पेपर से आप क्या करिए, केस स्टडीज़ लीजिए, कोई अच्छे थॉट्स है किसी ने लिखे। जैसे एक क्वेश्चन आया था क्वाड ग्रुप, सुना होगा शायद आप लोगों ने। क्वाड ग्रुप एक इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। तो उसमें ये था कि सी राजा मोहन सर ने कहा था कि समथिंग क्वाड शुड बी मोर फॉर्मलाइज्ड। तो उन्हें लिखा था, करीब बहुत बड़ा होता है आर्टिकल, एवरीबडी माइट बी नोइंग, उसकी मैंने सिर्फ 3 लाइन ली और एज इट इज़ मैं पेपर में लिख के आया था। एज इट इज़ पेपर में लिख के आया। तो मेरे पे ऑप्शन था 10 लाइन लिखने का, लेकिन शायद मैं उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। मैंने सिर्फ 3 लाइन उठाई और अपने उसमें लिख दिया। तो ये क्या हुआ, उतना पढ़ा, स्मार्टली उसको खेला कि कैसे यूज़ कर सकते हैं और डाल दिया। अंडरस्टूड। इसी तरीके से क्या आता है कि जब आप लिखते हो तो कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना। सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। अपन क्या करते हैं, इतना कम टाइम होता है कि फट लिखते जाओ। नहीं, पहले थोड़ा सा 2 सेकंड का पॉज लो और क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं हर पेपर में, उसमें से 10 क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, बट जो बाकी के 10 है वो भगवान भरोसे होते हैं बिल्कुल। तो अगर आप क्वेश्चन समझोगे नहीं तो यू कैन डिवाइड इट, यू कैन राइट इट। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन समझना है, फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर उसको इस तरीके से लिखना है कि दैट मेक्स अ डिफरेंस। हर क्वेश्चन में नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने 20 में से 8-10 क्वेश्चन में भी ऐसा करने की कैपेसिटी रख ली तो चेकर विल अंडरस्टैंड कि हाँ, ही हैज समथिंग दैट यूनिक। अंडरस्टूड। तो बेसिक्स एंड देन सम यूनिक एस्पेक्ट्स। आंसर राइटिंग के ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि मेंस में जब आप फेल होते हो तो मेंस और जो नेक्स्ट प्रीलिम्स होता है उसमें बहुत कम टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि जनरली आपके हिसाब से कितना पढ़ना चाहिए डेली फॉर यूपीएससी? 8 to 10। और कोई 6 to 7? कोई और? अब पढ़ना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा ना हो कि ओवर हो जाए। बिल्कुल फिलोसफिकल बात हो गई, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि तुम्हें 16-18 घंटे पढ़ना है। ये जो भी बोलता है वो सब झूठ बोलते हैं, कोई नहीं पढ़ता है इतना। एंड इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू स्टडी दिस मच। अग्रीड? तो क्यों फालतू के एफर्ट करने हैं? व्हाट यू नीड इज कंसिस्टेंसी। कि जो इन्हें बताया 8 से 10 घंटे इज इनफ। बाय, क्योंकि आप 10 घंटे अगर अपने दिन के दे रहे हो कोई एक चीज़ पे, तो आप उस चीज़ को मास्टर कर सकते हैं। एंड दैट इज मोर देन इनफ। 8 to 10 आई एम टेलिंग यू। एंड ऐसा नहीं है, आप अगर 12 पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, लेकिन इट शुड नॉट हिट योर हेड, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट लाइफ, यूपीएससी इज पार्ट ऑफ लाइफ। ध्यान रखना ये बात। जब यूपीएससी आप लाइफ बना लेते हैं तो यूपीएससी आपकी बैंड बजा देती है, क्योंकि यूपीएससी से ज़्यादा डिफिकल्ट वो एक कमरे में बैठ के पढ़ना है। और जब अंदर 50 थॉट्स आते हैं, 50 दिक्कतें आती है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, राइट, बहुत लोग जॉब कर रहे हैं, करेंगे, तो उसमें क्या होता है, आज इतना कमा रहे हैं, 2 महीने बाद इतना, 3 महीने में कुछ सीख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। यूपीएससी में क्या होता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, नहीं हुआ खटा, नहीं हुआ खटा, यू आर नथिंग, यू आर जीरो। अग्रीड? तो व्हेन यू आर जीरो, तो जीरो को क्या आता है थॉट्स कि कैन आई बिकम अ हीरो? नहीं। अब वो हीरो और जीरो का जो टसल होता है बहुत बुरा होता है। मैंने 7 साल झेला है। वो इतना बुरा होता है कि आपको लगता है कि यार मैं यार नॉर्मल कुछ कर लेता हूँ, यार छोड़ो कुछ और कर लेता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर उस टाइम पे खड़ा होना। जैसे आप एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप में क्या होता है, एक रात, जैसे जब कोविड बोल रहा हूँ, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो एक दिन में पेटीएम यहाँ से ऐसा हो गया था,
Similarly, 24th September 2021 को 6:14 तक I was an aspirant. 6:14 PM तक I was a normal person who was trying to become something, achieve his passion. And 6:16 पे I was an IPS officer. तो ये जो 2 मिनट का गैप था, ये 2 मिनट का गैप था, इसने मुझे एक ऐसी चीज़ दी जिसको जब आप खड़े होते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है. एंड ये फैक्ट है, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग. आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है क्योंकि ये जो वर्दी होती है, इस वर्दी को पहनना भी एक ऑनर. आपने देखा होगा, ठीक है पुलिसिंग में इश्यूज भी बहुत है, आई एग्री, लेकिन अगर कोई इंसान वर्दी पे हाथ डालता है तो बुरा तो आपको भी लगता है. क्यों? क्योंकि वो इमोशन है. वो एक इमोशन होता है कि यार वर्दी मतलब बातें नहीं, मतलब वर्दी. तो आज मेरा वर्दी पहनने का पर्पस भी यही था कि मैं आप लोगों में वो इंस्टिल कर पाऊँ, इम्बाइब कर पाऊँ कि वर्दी हो या आप कुछ भी बनो, रिस्पेक्ट व्हाट यू आर डूइंग. क्योंकि जैसे मुझे रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जब 4 दिन तक कोई मान लीजिए राइट हो रहा है, कुछ हो रहा है और फिर आपको बोला जाए, आपको नींद आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको फिर से फ़ोन आ जाए रात में 2 बजे कि सर आपको यहाँ आना है. हमारे साथ होता है ऐसा, पुलिसिंग की नौकरी ऐसी है. तो उन्हें पूछा सर फिर आप कैसे हैंडल करेंगे या करते हैं. तो मैंने उनको एक चीज़ बोली कि आपने जो प्रोफेशन चूज़ किया है, मैंने जो प्रोफेशन मुझे मिला है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो हो सकता है कि मैं 2-3 लोगों की जान नहीं बचा पाऊँ. हो सकता है मेरे या फिर मेरे सबऑर्डिनेट्स जो होंगे उनके वहाँ पहुँचने से कुछ डिफरेंस आता है. पुलिस की प्रेजेंस से जो राइटर्स होते हैं वो कम होते हैं. तो अगर आपके ऊपर थॉट है कि आपके ऊपर सोचना है उस टाइम कि आप उस टाइम पहुँच गए तो आप 2 लोगों की जान बचा सकते हैं, और आप अगर नहीं पहुँचे तो 2 लोगों की जान. तो क्या आप वो थॉट के साथ रह सकते हैं लाइफ टाइम कि अगर मैं उस टाइम अपनी नींद रोक के उस टाइम चला जाता तो वो 2 लोग बच जाते, उनकी फैमिली बच जाती, उनका पूरा सोसाइटी उनकी बचती, एंड दे कुड क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द लाइफ, है ना. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और ये जब आप थॉट्स इनकलकेट कर लेते हो, एंड इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा, इट टेक्स टाइम. गिव इट टाइम. आई एम टेलिंग यू, गिव इट ऑल, यू विल गेट इट ऑल. ये एक ऐसा डिक्टम है कि आपको लगेगा कि यार नहीं हो रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब मेरा हुआ था तो 7 दिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. वही चाचा फूफा जो मैंने बताए थे वो कह रहे थे मैं तो जानता ही था बचपन से ये करेगा. तो बात करो, डिस्कस करो, लेकिन नेगेटिविटी का पार्ट मत बनो. जिस दिन कुछ कर लोगे, कुछ बन जाओगे, पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट भी देगी, आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट देगी, आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देगी जो कि एनॉर्मस सेक्रीफाइस करते हैं जस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ. तो होल्ड रखना. और जैसे मैं इंटरव्यू को बताता हूँ, इंटरव्यू बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती जो यूट्यूब में दिखाते हैं. होता है ये सीढ़ियाँ बताओ, ये बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता. तो इंटरव्यू दे ऐसे ही सब बैठे हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं और वो आपको बहुत कंफर्ट करते हैं कि आप अच्छे से जवाब दें. पहला इंटरव्यू तो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये एक रूम होता है, तो समवन कम्स आउट एंड ही और शी गोज इनसाइड. तो वो जो 2 मिनट का फासला होता है ना, उसमें आपका पूरा हवा टाइट हो जाती है. ठीक है, आपको समझ नहीं आता क्या करना है. तो फर्स्ट इंटरव्यू आई लॉस्ट इट, मेरी बैंड बजी, तो अब बस तो गई, तो क्या करें. अंदर गए तो उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे पूछे, तो शायद मैं उनको बेटर आंसर कर पाता, लेकिन वहाँ पे मैं घबराया तो मेरा इंटरव्यू वॉज ओके, एवरेज. तो ये गलती मैंने समझ ली. तो अगला इंटरव्यू जब हुआ तो मैंने एक बात सोची थी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बोलूँ, बस घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है. तो जब मैं बैठा हुआ था, एंड दिस अ रियल स्टोरी, आई वाज सिंगिंग सॉन्ग्स अपने मन में, तेज नहीं, तो अपने मन में गाने गा रहा था अंदर ही अंदर बैठे बैठे, ताकि मैं डाइवर्ट कर पाऊँ खुद को. और उससे क्या हो रहा था, हाँ ठीक है, नॉर्मली बैठे घर पे बैठे, कोई बात नहीं. उससे क्या हुआ, डाइवर्जन मिला, कॉन्फिडेंस मिला, और जब अंदर गया तो आई कुड परफॉर्म बेटर एंड आई स्कोर्ड 20-30 मार्क्स मोर देन लास्ट इंटरव्यू. तो ये क्या होता है, अपन क्या सोचते हैं, रिजल्ट. आई एम ऑलवेज टेलिंग पीपल, बिलीव इन प्रोसेस, ऑलवेज बिलीव इन प्रोसेस. अगर आप प्रोसेस को रेक्टिफाई करना सीख गए, रिजल्ट इज इनएविटेबल.
लेकिन प्रोसेस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनको क्या लगता है, अरे बस इतना लिख लिया अब तो मैं IAS बन गया। तुम्हारे जैसे लाखों लोग ये कर रहे हैं, मेरे जैसे भी कर रहे थे, और मुझसे 10 टाइम्स ज़्यादा पोटेंशियल वालों का भी कभी कभी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज दे आर स्टडिंग बट नॉट स्ट्रेटेजाइजिंग, लाइक फ्यू थिंग्स दैट आई टोल्ड यू। इट्स नॉट पॉसिबल टू टेल यू एवरीथिंग इन सच अ ब्रीफ टाइम, बट यू कैन आस्क दोस। तो ये जो स्ट्रेटेजाइजिंग होता है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यू डोंट नीड अ कोचिंग, यू नीड अ कोच। इफ यू हैव अ कोच तो यू कैन गाइड पीपल एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे नहीं ऐसे। क्योंकि कई बार आप लोग जब प्रिपेयर करेंगे या उस फुल फ्लो में आएंगे तो आपको लगेगा यार मैं ये करूँ या ये करूँ, ऐसा करा तो अरे ये पेपर खराब हो जाएगा। अगर उस टाइम पे आपके पास कोई कोच है और आपको बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, बस। एंड इट डजंट मीन कोच शुड बी अ टॉपर। ऑलवेज वैल्यू पीपल्स एक्सपीरियंस, ऑलवेज। इट इज़ नॉट नीडेड टू बी अ टॉपर, इट इज़ ऑलवेज नीडेड टू हैव एक्सपीरियंस। वो एक लाइन थी ना कि क्या लाइन थी, जो व्यक्ति सफल नहीं होता उसे कभी बेवकूफ़ ना समझें, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है। और एक्सपीरियंस लो, लोगों से सीखो, एक दूसरे से बोलो मत उसको, लेकिन सीखते जाओ चीज़ें। हर इंसान में एक क्वालिटी होती है। तो आप एक दूसरे से जब सीखेंगे तो उसको इम्बाइब करेंगे और इफेक्ट मिला पाएंगे। तो ज्ञान तो मैं और भी दे दूँ, 2 घंटे और बोल लूँगा, लेकिन आपको सुनूंगा और आपके प्रॉब्लम्स को ट्राई करूंगा कि सॉल्व करने का, तो आप लोग ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, है ना। बट जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैंने कुछ लाइन लिखी थी, तो वो एकदम दिल से निकली थी कि मुद्दतें बीत गई मेहनत कर करके, मुद्दतें बीत गई मेहनत कर करके, जिस दिन सवेरा हुआ वो मुद्दत पल बन गई। So I would just say, wait for your that pulse, wait for your moment. You all have the capacity. If I can stand here, you all can stand here. And that is what I strongly believe in people or youth. कि बस direction ले लो, channelize कर लो, you will do. Okay, thank you. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हाँ, कुछ सोचा है? कौन सा? हिस्ट्री। क्यों? अच्छा, ग्रेड उसमें हो रहा है तुम्हारा, बढ़िया। तो देखो, ऑप्शनल चूज़ कर लिया है अगर, जैसे हिस्ट्री है या फिर कोई भी ऑप्शनल जो चूज़ करेगा, तो अपन इंजीनियरिंग वाले नहीं है तो वो लोग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी चूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, अपने को अच्छा है, कन्फ्यूजन कम होगा। तो अगर आप अपना ग्रेजुएशन का ऑप्शनल चुनते हो तो यू हैव दैट एज, क्योंकि 3 साल आपने इन्वेस्ट किया उस सब्जेक्ट में। तो उसके बाद क्या करो, PYQ और टॉपर स्टॉक, ठीक है, और उसके बाद उसको एनालाइज करो कि आपको कितना समझ आ रहा है, या फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं, या फिर क्या स्ट्रैटेजी है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो उससे क्या होता है, आप ऑप्शनल कई बार पढ़ लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको आता कितना है बेस्ड ऑन UPSC स्टैंडर्ड्स। तो आप एक बार वो समझिए और उसको फाइनलाइज कीजिए, और एक बार कर दिया तो दुनिया एक तरफ, ऑप्शनल एक तरफ, कर डालो, कुछ नहीं होगा, पेपर निकलेगा, ठीक है। बस ये 2 पैरामीटर याद रखना, PYQ, टॉपर स्टॉक, क्योंकि टॉपर क्या होता है कि आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बता देता है जो उसने सीखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनल घंटा तो हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, GST में कोचिंग कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर मैं 23rd का अटेम्प्ट नहीं दूंगा, 24 का अटेम्प्ट दूंगा। तो ये कोचिंग मेरी साथ तो हो जाएगी, तो क्या मैं अगले साल फिर कोचिंग करूँ या फिर कुछ और कोचिंग हो जाएगी ना? हाँ, ये तक मेरा फाइनल। तो फिर क्यों करनी है वापस कोचिंग? कोचिंग से क्या सीख रहे हो? शेड्यूल बन जाता है, पढ़ाई हो जाती है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, कोई डाउट्स होते हैं तो क्लियर हो जाता है, यही है। तो वापस क्या ज़रूरत है उसकी? इसके बारे में क्या प्लान है? समझ गए क्या पढ़ना है, बुक्स पता है 2024 है, 2 साल है। प्लान योर मंथ्स, प्लान योर 6 months, देन 6 months, देन 6 months कि ये कंप्लीट करूँगा, ऑप्शनल करूँगा, GS करूँगा, बेंच के नोट्स बनाऊँगा। अब तुम्हें सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर ही कोचिंग दी थी, उसके बाद आई डिड सेल्फ स्टडी सीखते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, बिकॉज नाउ यू नीड रिविजन एंड राइटिंग, नॉट कोचिंग। अभी डाउट और था कि इसी नोट्स बनाते हैं, जिनमें मेडिकल भी बना रहा है, तो बुक से ही बुक बन जाती है, तो इसको शॉर्ट नोट्स कैसे करें? तो जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ,
मिडिवल है ना? तो मिडिवल का कोई टॉपिक बताओ। चलो मॉडर्न 1857 ले लो, चलो ठीक है। तो बताओ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिपोर्ट? कोई भी बता सकता है, नॉट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अलाइंड, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, सब अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। नॉट अलाइंड। सेकंड, मोटिव नहीं काउंट। थर्ड, अपने ही देश के लोग उन अंग्रेजों से आगे मिल गए थे। गुड, थर्ड हो गया। फोर्थ बताओ। पंजाब और जो डेक्कन साइड में आपको एक्टिव नहीं थे। ठीक है। फिफ्थ कम्युनिकेशन। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब नॉर्थ का एक हो गया था, साउथ में इसका कोई इतना रिलेवेंस नहीं था। बोल दिया। और कुछ डन? और भी बहुत सारे थे, जमींदारी ये वो सब, बट आपने पॉइंट बताए। आपने पॉइंट बताया या कीवर्ड बताया? कीवर्ड अलाइन नहीं थे, नॉर्थ था, साउथ नहीं था, एक्सेट्रा। तो आपको नोट्स में पॉइंट की जरूरत है या कीवर्ड की? तो वो जो आप 10 लाइन लिखोगे उसको 10 पॉइंट में पता खत्म कर दो, 10 कीवर्ड्स में ख़त्म कर दो, आ जाएगा। तो ये ध्यान रखो कि हर चीज़ रिवाइज नहीं कर सकते, हर चीज़ लिख नहीं सकते, उसको कीवर्ड्स में कन्वर्ट कर लो। जैसे ही आपने उसको कीवर्ड्स में कन्वर्ट किया, आप उस चीज़ को 10 बार बोल सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं बहुत जगह पूछता हूँ ये बात। व्हाट आर द इश्यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर? एनीवन? फर्स्ट monsoon, second, third, proper planning, fourth, fifth, small and marginal network, sixth, कौन बोल रहा है? उनको आगे भेज दीजिए। क्या है? तो वो बोल रही है तकनीकी ज्ञान का अभाव है। टेक्नोलॉजिकल डेप्रिविएशन हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। 7 और सर सब उसको प्रोफेशन नहीं समझ रहे। बहुत अच्छा। माइंडसेट 8 पॉइंट बताए। पॉइंट कितनों ने बताया? कीवर्ड बताया। अब अगर आपको पता है माइंडसेट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, आप लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं? तो आपको पूरा पन्ना चाहिए या फिर 10 पॉइंट चाहिए? बस ऐसे ही नोट्स बना। समझ गए? क्वेश्चन बैकग्राउंड से बिलोंग किया है, तो 10th में मैथ्स पढ़ा था। उसके बाद में मैथ्स पे थोड़ा रीजनिंग वगैरह एक्टिंग को किस प्रकार से इसके लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना होता है। सी साइड बेसिकली आप कह रहे हो ना? हाँ। कब अपीयर होना है? सर वो सर मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, नहीं, कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर, सेकंड 2-3 साल है ना? हर दिन 1 घंटा दे दो, हर दिन आधा घंटा दे दो, क्योंकि तुम पे 2-3 साल है। अगर आपने कोई चीज़ डेली आधा घंटा दे दिया, मैथ्स के वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, PYQs देखो, पर्टिकुलर क्वेश्चन ही पूछते हैं वो, वर्क, टाइम, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, वो लॉजिकल के डब्बे वब्बे बनाते हैं, ये सब पूछते हैं। तो अगर आप डेली आधा घंटा दे देंगे तो 1 साल के अंदर उसको परफेक्ट कर जाएंगे। तो इट्स अबाउट गिविंग टाइम। और जहाँ डाउट हो, यूट्यूब देवता है ही अपने पास, यूट्यूब में सर्च करो, वो आपको ट्रिक्स बता देगा, ठीक है? तो जस्ट स्टार्ट इट। जब आप पहली सीढ़ी चढ़ लोगे ना, तो आखिरी सीढ़ी पहुंच ही जाओ। सर अभी हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं सर, फर्स्ट ईयर में हूँ। तो सर अभी से कितना टाइम रोज़ स्टडी करूँ यूपीएससी के लिए? सर अभी कॉलेज का भी देखना पड़ता है साथ में। कितने घंटे देते हैं कॉलेज या बाकी चीज़ों एक दिन में? जी सर। कितने आवर्स स्पेंड करते हैं आप एक दिन में कॉलेज वगैरह के लिए? सर 3 आवर्स, 1 आवर से घर पे स्टडी। सर बस चलो 8 घंटे सोने के बाद। यस सर। 13 घंटे? यस सर। 11 घंटे? सर यहाँ से जाने के बाद 2-3 घंटे 2 घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ सर कॉलेज में, थोड़ा बहुत जो रहता है। अभी भी 5 घंटे? यस सर। जी। तो 2-3 घंटे तो दे रहे हो ना? डेली देते हो या कभी कभी? सर कभी कभी गैप हो जाता है। कितना बड़ा गैप? हफ्ते में कितने दिन 2-3 घंटे देता है? सर 3-4 दिन और 2 दिन का गैप। ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, आपके पास डेली 7 आवर्स फ्री है। यस। ठीक है। तो सबसे पहले ये भूल जाओ कि कॉलेज के साथ मैनेज कैसे करना है। मैं भी इस कॉलेज से पढ़ा, ठीक है। असाइनमेंट ये वो बहुत होते हैं, बहुत झंझटें होती हैं, लेकिन
वो जो असाइनमेंट होते हैं वो आपको सिखाते हैं कि लिखना कैसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंडल्ज होना है, कर दो, कॉलेज का काम भी करो, इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल यू हैव 6 to 8 आवर्स। अरे 3 घंटे तो पढ़ो, अगर उसमें सच में मन है तो 3 घंटे पढ़ो। हफ्ते में 5 दिन दो, 5 दिन दो तो हफ्ते के आपके 15 घंटे हो गए। यस। और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले दिन अगर 8 घंटे 9 घंटे पढ़ोगे, अगले दिन पढ़ोगे ही नहीं, ये भी फैक्ट है। 2-3 घंटे पढ़ा, फिर 3-4, ऐसे धीरे धीरे खुद के माइलस्टोन्स बनाओ एंड स्ट्रेच योरसेल्फ। जैसे मेरा टारगेट होता था कि एक दिन में स्टार्टिंग में कि 100 पेज पढ़ने, बहुत मुश्किल होता था 100 पेज पढ़ना स्टार्टिंग थी, तो 60-70 पे भी पहुंच जाता था, तो मुझे लगता था चलो कुछ तो हुआ। लेकिन आई यूज टू पुश माई सेल्फ कि मुझे कितना चाहिए, 100 पेज चाहिए। तो थोड़ा सा हार्ड टारगेट्स बनाओ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो डिप्रेशन में आ जाओगे कि यार हो ही नहीं रहा कुछ। थोड़ा सा बनाओ दैट ड्राइव्स यू, दैट शुडंट लीड टू एंग्जाइटी बट दैट शुड ड्राइव, ठीक है। तो इनफ टाइम है तुम्हारे पास, कर लोगे। थैंक यू सर। कोई भी पूछो सर। आपने अपनी साथ में के सर स्टेट पीसीएस के बारे में भैया, एमपीपीएससी तो भगवान है। एमपीपीएससी करना अपने आप में एक टास्क है, और प्रीलिम्स मेरा यूपीएससी का हमेशा निकल जाता था, एमपीपीएससी का एक ही बार निकला है, मैंने 3 बार दिया है, ठीक है। तो स्टेट पीएससी बहुत लोग पूछते हैं कि सर स्टार्टिंग से देखा, मैं ही बोलता हूँ अगर आप यूपीएससी के लिए सच में पैशनेट हो तो स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट तो पूरी दम से दो, यूपीएससी के पूरी दुनिया लगा दो वो 2 अटेम्प्ट में। इन केस नहीं हो रहा है, इन केस तो फिर पैरेलल चलने दो एमपीपीएससी। अगर आप एमपीपीएससी डेली के 1-2 घंटे भी दे देंगे और वो 6-7 महीने देंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कब करना है, क्योंकि आई नो द टसल बिटवीन जॉब सिक्योरिटी एंड योर पैशन सबको होता है। तो वो जॉब सिक्योरिटी के लिए क्या करो, आप पीएससी दे दो, बाकी एग्जाम्स दे दो, लेकिन अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे किसके लिए दोगे, यूपीएससी। बाकी के टाइम क्या करो, दूसरे एग्जाम्स। बट यूपीएससी शुडंट बिकम अ सेकेंड ऑप्शन, ये मन में ठान लेना जब भी पीएससी के लिए जाए, ठीक है। सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी और हिंदी में ही करने देगी लैंग्वेज चेंज करने? ऐसा क्यों सोचते हो कि हिंदी में नहीं कर पाएंगे? इस बार का 18 और 22 रैंकर कौन है? रवि सुहाग और 22 रैंकर सुनील दलवंता। सुनील दलवंता मेरे बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, अभी उनका आईएएस में 18 और 22 रैंक आ सकती है। वो भी नहीं मिलता कंटेंट वगैरह। अच्छा ये मतलब ढूंढना कितना है तुमने? नहीं, ये तुम 3 साल पहले कहते मैं मान लेता। इतनी कोचिंग है, दृष्टि है, ध्येय है, उस सब आपको कंटेंट दे रहा है। 2 प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम में, एक होता है कंटेंट, आप पे बुक्स या फिर नोट्स नहीं है, दूसरा होता है संक्षिप्त में लिखना आना। तो पहली चीज़ सॉल्व हो चुकी है, ट्रस्ट मी हो चुकी है। आप देखोगे, ढूंढोगे, जिस आपको पता है कंटेंट मिल जाता है। आप एक दूसरे में क्यों नहीं ग्रुप बनाते? शायद यहाँ सिविल सर्विस ग्रुप है, कोई है तो आप लोग बैठो और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। एक ग्रुप बनाओ, चलो बैठो मत, व्हाट्सएप पे बना लो कि किसी ने प्रॉब्लम डाली और उसको सॉल्व किया। देखो जब तक हेल्प नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे साथ क्या होता था कि जो कोई आता था, हाँ यार बता प्रॉब्लम क्या है, मैं हेल्प कर देता था। तो मुझे लोग कहते थे पहले अपना तो पढ़ ले, ठीक है, दूसरे में लगा हुआ है। तो मैं सुन लेता था, ठीक है, पर मैं मन में सोचता था कि इसी क्वालिटी का जब मेरा पेपर निकल जाएगा ना, तुम लोग उसी के लिए ताली बजाओ, ठीक है। और मैं सिर्फ 7 दिन के लिए आया हूँ यहाँ। कितने? 7 दिन के लिए। और इतनी भयंकर ट्रेनिंग होती है ना, क्या बताऊँ। मेरा 8 किलो वेट लूज हुआ है, कितने 6 महीने में 8 किलो। और एक एग्जाम्पल तो जनरल ट्रेनिंग का अभी हुई थी 5 to 10 में, ये 5 सितंबर to 10 सितंबर। उसमें क्या होता है, आपको जंगल में छोड़ दिया जाता है, आप 20-25 लोग होते हो और आपको वहाँ पे एक 20 किलो का वेट होता है, आपके रक्सैक जो होता है, जो आर्मी वाले नहीं पहनते बैग, और आपको वो ही उसमें खाना होता है। आप कपड़े बदल नहीं सकते, खाना मतलब बनाया हुआ खाना नहीं, जो बनाना पड़ता है। आप कपड़े नहीं बदल सकते, आप नहा नहीं सकते, आपको वही पसीने में रहना है। बारिश हो रही है, टेंट पकड़ना है। टेंट खुद हम बनाते थे, एक ब्लैक टारपलिन होती थी, उसका ऐसे वी शेप में टेंट बनाओ, तेज बारिश हो रही है और वहाँ पे आप सो रहे हो। आप बिल्कुल पसीने में हो, भीगे हुए हो और आप उसमें बढ़िया 8 घंटे की नींद ले रहे हो।
ये होती है जंगल ट्रेनिंग। और 5 दिन में हमने 60 से 70 किलोमीटर चला था 20 किलो वजन के साथ। जब हम वापस आए थे तो मैं खुद नक्सल लगने लगा था। अरे फैक्ट है, मैं खुद नक्सल लगने लगा था। आप सोच सकते हो इतनी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। बट हर ट्रेनिंग आपको कुछ सिखाती है। उस ट्रेनिंग ने मुझे क्या सिखाया कि जब बारिश होती है ना तेज़, और आप वो एक छोटे से एरिया में बैठे होते हो और वहाँ कीड़े मकोड़े बिच्छू घूम रहे हैं बढ़िया बेहतरीन, आप वे सोचते हो जब आपके रोड साइड एक बच्चा बैठा होता है और बाहर बारिश हो रही होती है, आप मेरे दिमाग में आया था कि क्या हालत होती होगी। दिस इज जस्ट 5 days फॉर मी एंड दैट इज फॉर लाइफ फॉर देम। आप सोच सकते हो उनकी क्या व्यथा होती होगी। और उस दिन मैंने सोचा कि नहीं यार, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये आपको सिर्फ ये नहीं सिखाती कि आप फिजिकली फिट कितने हो जाओ, दौड़ कितना लो, ये नहीं, वो आपको सोचने पे मजबूर करती है इन सब चीज़ों से कि आप अपनी कैपेसिटी में कितने लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। समझ रहे हैं? और वो कमांडोज, बाप रे, उन लोगों की वो लाइफ है। ग्रेहाउंड शायद सुना हो आप लोगों ने, इट्स द फॉरमोस्ट यूनिट फॉर एंटी नक्सल ऑपरेशन इन इंडिया, बिलोंग्स टू तेलंगाना स्टेट। वो कमांडोज की वो लाइफ है, उसी जंगल में वो रहते हैं, वो 2-2 महीने तक उसमें रहते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, एंड वी आर लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। आई एम टेलिंग यू, वी आर लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ एज कम्पेयर टू देम। और जब आप उनसे बात करते हो तो बहुत सी प्रॉब्लम बताते हैं। मैंने पहले भी बोला था, वो आपकी वर्दी को वो देखेंगे IPS लिखा है, दे विल सल्यूट यू इमीडिएटली, ठीक है, लेकिन वो आपको नहीं, आपकी वर्दी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी पोजीशन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। व्हाट शुड आवर एफर्ट्स बी और व्हाट शुड एन ऑफिसर्स एफर्ट्स बी? क्या वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं? क्या वो आपकी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं? क्या वो आपके व्यक्तित्व को रिस्पेक्ट करते हैं? वो कैसे होता है जब आप उनके लिए सोचते हो, क्योंकि लिटरली जब गोली चलती है ना तो भाई कोई बचाने नहीं आता, वही आता है और वही सामने आता है। लेकिन वो सामने कब आएगा? जब आप उसके लिए खड़े होगे, जब उसका डिस्ट्रेस टाइम होगा। और ऑफिसर्स क्या होता है, ईगो आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना। लोग मुझसे बोलते हैं सर आप क्यों बात करते हो इतना ईगो? मैं कहता हूँ भाई 7 साल फेल हुआ हूँ और फेलियर ने मुझे ये सिखाया है कि सक्सेस कितनी नॉर्मल होती है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना। आफ्टर 5 years ऑफ लाइफ यू विल ऑलवेज बी इन गुड पोजीशन, यू विल ऑल बी इन गुड पोजीशन समवेयर। लेकिन उस टाइम आप कितना लोगों के लिए करते हो, उससे आप जाने जाओगे। रीड नेक्स्ट। सर मेरा जो बैकग्राउंड है हमेशा कॉमर्स से ही रहा है, तो यूपीएससी की जो वर्ड है उसका कभी कदम नहीं रखा हुआ है। सर आप गाइड स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट विद एनसीईआरटी। मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, मैं कुछ एनसीईआरटी से देख लूँगा, कोई भी मुझे मैसेज कर सकता है। ऑलरेडी बात करता हूँ बहुत सारे, तो मैसेज करना तो मैं आपको फोटो भेज दूँगा, माइट भी 1-2 दिन लेट हो पर मैं भेज दूँगा। तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, हाईलाइटर में भेज दूँगा, वो आप स्टार्ट करना। उसके बाद रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं आपको बताइए लक्ष्मीकांत जी को। अब लोग कहते हैं सर ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, ओवरलैप होता है। तो आपने पहले एनसीईआरटी से बेसिक समझा, उसमें उसके बाद आपने रेफरेंस बुक पढ़ी, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत। तो जो एनसीईआरटी में एडिशनल चीज़ है वो आप लक्ष्मीकांत में लिखो और एनसीईआरटी को साइन करो। सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ थिंग्स, कि आपने कोलेट कर लिया, उसको भी एक सोर्स करना है। इस तरीके से स्टार्ट, ठीक है। जैसे आपने बताया हम देखते हैं कि हम कुछ दिन कंसेप्ट पढ़ पाते हैं, कुछ दिन बाद हमारा डाइवर्ट हो जाता है। तो हम ये कंसेप्ट कितने उसको क्या करें कि लंबे समय तक देखो ये चीज़ें आप एक्सटर्नली नहीं कर सकते, ये होता है इंटरनल, इसको कहते हैं इनर इन्फ्लुएंस। तो जब मेरा फेलियर हुआ था तो मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट की थी, मैं अपना बताता हूँ। चूज योर्स। पहली चीज़ होती है मैंने स्टार्ट किया था जिमिंग, ठीक है। 30 मिनट्स में मैं आई यूज्ड टू कम बैक एट होम, ठीक है। तो 30 मिनट में क्या होता था, एक बॉडी स्टिमुलेशन होता है, मेंटल स्टिमुलेशन होता है, दैट सूट्स अस। सेकंड आई स्टार्टेड मेडिटेशन। आई नो बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए भी था, बट आप ग्रेजुअली करोगे तो यू विल लर्न इट। मेडिटेशन से क्या होता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों से अलग होते हो। तीसरा होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन रिलीजियोसिटी, देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ। रिलीजियोसिटी मतलब लगे भजन करने, वो नहीं होता।
ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा मैं लगे वैष्णो देवी के चढ़ने। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है दैट कनेक्ट विद समथिंग। यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन अल्लाह, यू बिलीव इन जीसस, वॉट एवर यू बिलीव इन, और यू डोंट बिलीव इन, यू जस्ट बिलीव इन एनर्जी। आपको कई बार लगता होगा किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है, किसी से मिलके यार क्या लगता है, कैसा इंसान है, लगता है इट इज़ नथिंग बट एनर्जी। तो कनेक्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। वॉट इट गिव्स यू होप, इट गिव्स यू पैशन। और फिर भी इसके बाद भी दो चीज़ें ही काम करती है, पैशन और गिल्ट। पैशन ड्राइव्स यू, गिल्ट क्या करता है, गिल्ट शुडंट लीड टू एंग्जाइटी, गिल्ट शुड लीड टू बी अ ड्राइविंग फोर्स कि यार आज नहीं किया चलो और करते हैं। तो ये जो गिल्ट और पैशन का कॉम्बो है ये आपको ड्राइव करता है, बट अंदर से और आग लेके आ जाओ कि नहीं यार करने ही। कब अपीयर होना है आपको? 23। तो संडे को कोचिंग थोड़ी ना होती होगी, संडे को भी होती है। कौन सी कोचिंग है ये? सिलेबस कब तक होगा? 5 दिक्कत आती है। तो ऐसा करो कि करंट अफेयर्स के लिए डेली जब आप ट्रैवल करते होगे, ट्रैवल किससे करते हो? स्कूटी। अच्छा, तो फिर कोचिंग कितने घंटे की होती है? 4 to 8 आवर्स ऐसी? अच्छा 4 to 8, ओके। तो 4 घंटे की कोचिंग, 4 घंटे का कॉलेज है ना, और बाकी भी चीज़ें। फिर भी यार टाइम तो बच रहा है, काफ़ी है। अभी करो दिसंबर तक, उसके बाद क्या करना, 10 दिन बैठना, सारी मंथली मैगजीन्स निपटाना, फिर कंपाइलेशंस करना, निपटा देना। तो बेस बना लो पहले, बेस नहीं होगा तो करंट अफेयर्स भी काम नहीं आएंगे। ठीक है, गो विद इट। कोई और? हाँ, सेम जो मेरी शंकर IAS से मैं एनवायरनमेंट पढ़ता था, जो 2015 की बुक थी वही 2021 में पढ़ी थी मैंने, फट चुकी थी लेकिन मैं वही पढ़ता था। तो चेंज करने से मतलब नहीं है, अपग्रेड करते रहो खुद को। ठीक है, कोई और भी उठाता? मैंने स्टार्टिंग में कहा था यू डोंट नीड अ कोचिंग, यू नीड अ कोच। तो आप क्या करो, हिंदी मीडियम, यूट्यूब है, नोट्स हैं, आप पढ़ना चालू करो। कोई डाउट है यूट्यूब पे सर्च करो, इतने सारे वीडियोज़ हैं, टेलीग्राम है, सब मिल जाता है। तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको इवन कोचिंग के वीडियोज़ भी मिल जाते हैं टेलीग्राम पर। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पायरेसी, लेकिन अब ठीक है ना यार, फाइनेंशियल इशू है तो वी शुड फाइंड ऑल्टरनेटिव्स, कोई बात नहीं है। लेकिन कोचिंग इज़ जस्ट अ पार्ट। उसके बाद आप क्या करते हो वो मैटर करता है। तो आपको जैसे पढ़ने में कोई इशू आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स में इशू आ रहा है, आप पढ़ते हो कॉन्सेप्ट्स, तो क्या इशू आ रहा है? वो दिक्कत आती है, तुमने खुद ही आंसर दे दिया। देखो ये पहले डर भूल जाओ कि यार फाइनेंशियल इशू है, ये इशू है, मैं कैसे करूँगा। इतने लोग हैं मेरे बैच में जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट दे आर टुडे ऑफिसर्स। तो इट्स अबाउट माइंडसेट कि वहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, सब मिलेगा। तुम्हें बस पिक, सिलेक्ट एंड स्टे विद इट, दैट्स इट। ठीक है, सर मेरा क्वेश्चन ये से थोड़ा सा रिलेटेड है कोचिंग से। तो ये बोलते रहते हैं कि सैचुरेशन हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है दिमाग में कि अगर कोचिंग नहीं करी तो कहीं मतलब टीचर एक एज जो प्रोवाइड होती है वो ना हो। और दूसरी बात, जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो एजुकेशनल लोन लेना चाहिए कोचिंग के लिए? अरे नहीं, देखो प्रॉब्लम सबको मैं ये बोलता हूँ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? खुद इंसान है। घर पे प्रॉब्लम है, इतना लोड ले लिया कि खुद प्रॉब्लम बन गया। फाइनेंशियल इशू है, सॉल्व करने की बजाय सोच सोच के और ख़राब कर दिया। ठीक है, ब्रेकअप हुआ है, अब हो तो गया है, लेकिन रो रो के क्या किया? एसटीसी कर लिया। तो सबसे बड़ा इशू कौन है? अपन खुद। करना क्या चाहिए? सॉल्व करो, हैव अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है, थोड़ा वॉक कर लो, रिलैक्स कर लो, फिर पढ़ाई चालू करो। ये आएगा, यू कैन नॉट इरेडिकेट इट।
आई डिड नॉट हैव एनी सच इशू, लेकिन फिर भी फियर ऑफ मिसिंग आउट आता था कि बाकी लोग निकाल रहे हैं, मेरा क्या। हम 4 लोग पढ़ते थे विद इन दीज 3 years, वन इज़ IAS, वन इज़ फॉरेस्ट सर्विस, वन इज़ डेनिक्स एंड आई एम IPS। बट उनका 2 साल पहले हो गया था। फोमो था कि नहीं? तो फोमो से लड़ना आना चाहिए कि हो रहा है, कोई बात नहीं है। कोचिंग वाले ऐसा थोड़ी ना, अगर 1000 बच्चे जा रहे हैं तो 1000 का पेपर निकल रहा है, निकलता तो 10 का ही है। तो ये रखो कि मैं वो 11वां हूँगा या 11वां हूँ। ऐसा कुछ नहीं करता कोचिंग। कोचिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बल्कि और कंफ्यूज कर देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं जिस कोचिंग में गया था, डोंट नो नेम, तो उन्होंने मुझे बताया इंटरनेशनल रिलेशन के लिए टाटा मैक्रो ऑयल होती है, उसके लिए इतनी मोटी बुक है, वो पढ़ लो। क्वेश्चन कितने आते हैं? मात्र 2। अब मैं इतनी मोटी बुक क्यों पढ़ूँ? कुछ होता है ना इनपुट आउटपुट रेशो। अगर मैं किसी चीज़ को 5 घंटे दे रहा हूँ तो आई शुड गेट आउटपुट आउट ऑफ इट, इजंट इट? तो कोचिंग वाले और कंफ्यूज कर देते हैं। हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग बता रहे हैं आपको, इतने टॉपर्स हैं, वो सब बुक लिस्ट बताते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा बताते हैं, उनको मत सुनो। आई नो कुछ थोड़ा बता देते हैं, लेकिन जो आपको रियलिस्टिक लग रहा है वो पकड़ लो, एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो और कर दो। लास्ट क्वेश्चन। अरे इतनी देर से वही तो बता रहा हूँ। मुझे 5th अटेम्प्ट में भी लगता था कि अरे कुछ पढ़ा ही नहीं है। इशू वो नहीं है, हमेशा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो वो होता है ना 3 इडियट का ऑल इज वेल। लास्ट क्वेश्चन कोई और उठाया था, बस वो फाइनल। एनसीईआरटी पढ़ ली है? एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके बाद लूसेंट आती है, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली, वो पढ़ो, मस्त बुक है। उसको क्या है, यूपीएससी बहुत अंडररेटेड कहते हैं, अरे एमपीपीएससी के लिए ऐसा करते हैं। मैं तो वही पढ़ता था, उससे क्वेश्चन हो जाता। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट काफ़ी है, बस। चलिए, बहुत बढ़िया। एकदम लास्ट 2 क्वेश्चंस यदि वो चाहते हैं सीधे आईपीएस हमारे शुभम जी से, तो वो पूछ सकते हैं। यस प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट, जैसे मैं ही मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, मैकेनिकल में मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं उसके बारे में पढ़ने के साथ साथ, यानी एक इंजीनियर के साथ साथ अगर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो वो मैं किस टाइप से कर सकता हूँ? यस सर, मैं इंजीनियरिंग करने के साथ भी अपनी कंट्री को कैसे सर्व कर सकता हूँ? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। उसके बाद अगर कोई इशू है तो यू कैन राइट टू अथॉरिटीज, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन क्रिएट अ ग्रुप इन योर कॉलेज की 10 लोगों का ग्रुप है जो कि सोशल इश्यूज के लिए काम करेगा, वल्नरेबल सेक्शन के लिए काम करेगा। यस सर। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, टॉक टू योर अथॉरिटीज कि वो एक ऐसा सेटअप बनाए या फिर ऐसा कोलैब करें किसी एनजीओ के साथ जो कि आपको अपॉर्चुनिटी दे। यस सर, हमारे में एनएसएस का, यस सर, एनएसएस है, वो हमें लेके गया था, जेल लेके गया था, रिहैबिलिटेशन सेंटर में, हम उनकी प्रॉब्लम समझे और उसको समझे। तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके सर। एक्चुअली सर अभी हमारे कॉलेज में 2nd ईयर से एनसीसी और एनएसएस के लिए अभी जो है मतलब नाम लिए जा रहे हैं, तो एनएसएस में मैंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और हमारे आसपास बहुत से मतलब स्टूडेंट थे जो एनसीसी में जाना चाह रहे थे, बट उनको एनएसएस का इतना मतलब नहीं था, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। यस सर। व्हेन यू डू थिंग्स, कुछ भी कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़, ओके सर, और जब तुम्हें 10 लोग देखेंगे, एनसीसी इज इक्वली गुड, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बिकम एन एग्जाम्पल कि यार वो बंदे ने क्या क्या कर लिया, कहीं जाता है तो वो कुछ करके आता है, तो दे विल फॉलो यू। ओके सर। लाइक जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे 10 दोस्त कहते हम भी यूपीएससी करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। तो बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। यू डोंट नीड पीपल
You need mindset. Mindset है, people will come. यस सर। सर माइंडसेट ऐसा जिसमें कुछ ऐसा करें जो हमें संतुष्टि दे। बहुत ज़रूरी है, संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। यस सर। संतुष्टि शुड नॉट मीन कंटेंटमेंट, संतुष्टि शुड मीन हैप्पीनेस। यस सर। खुशी मिल रही है, बढ़ो करो, लेकिन इट ग्राफ शुड ऑलवेज गो हाई। ठीक। यस सर, थैंक यू सर। First of all, Jai Hind sir, myself Aditya Shukla and I am from IS college. सर अभी जब आपने अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया था अपने साथ कि मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट जो आपका था तो वो फेलियर था सर, मतलब उसमें उस सिचुएशन में सर उसके बाद फिर आपने मतलब क्या कैसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन की थी, और फर्स्ट इंटरव्यू में मतलब अगर आपको एक आध क्वेश्चन याद हो तो सर शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो जुलाई में आया था शायद वो रिज़ल्ट, 5th को बुरा लगा। जुलाई 7th को आई वॉज इन लाइब्रेरी कि मुझे नेक्स्ट अटैम्प्ट देना है। तो इट्स नॉट अबाउट फेलियर, इट्स अबाउट मेकिंग पीस विथ फेलियर। हारे हैं ना, टूटे तो नहीं है, उठ जाओगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि बुरा लगा था और लोग कोई सपोर्ट नहीं करते, वो जो 5-10 लोग होते हैं उनसे बात करो, सपोर्ट लो, खड़े हो और वापस लो। अगर मैं वहाँ जाके 2 दिन के अंदर लाइब्रेरी जाके पढ़ सकता हूँ तो आप क्यों? तो इसलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है? सब लोगों के दिमाग में घुसा माइंडसेट कुछ और कुछ। ये ट्रेनिंग का ही प्रभाव है कि लगातार 1.5 घंटे से भी अधिक कोई एक हम जैसा व्यक्ति खड़े होकर धारा प्रभाव बड़े रोचक से अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर कर रहा था। मुझे लगता है ये सेमिनार में प्रश्न अभी बहुत से हैं, लेकिन आप में से ही अगले साल कोई ऐसा खड़ा होगा उन उत्तरों को खोजते हुए और हम सबकी ओर मुखातिब होकर आप सबको एक बार फिर से संबोधित करेगा। मुझे पूरी आशा है आज का ये सक्सेसफुल जो सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें हमारे आईपीएस ने आपको बड़े रोचक तरीके से अपनी जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को भी पूरी तरह बताया। मैं कृतज्ञ हूँ इस आईएचई परिवार की ओर से, मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ उन सारे तमाम बच्चों का जो लगातार यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे और इन चीजों को अभी आपके साथ शेयर की। मैं आईएससी परिवार से यहाँ जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के सेमिनार लगातार इस संस्थान में आयोजित होते हैं, आपकी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह के होते होंगे, क्योंकि हम लोगों का एमओयू है लगातार एक दूसरे से मिलते रहेंगे। जिनको अभी आपने सुना, लेकिन उनके साथ ही श्री कृष्णकांत भी यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ इस संस्थान में उन्होंने एक सहपाठी की तरह यहाँ पर अध्ययन किया है। वे कुछ चीज़ें अपने अनुभव से शेयर करना चाह रहे हैं। मैं कृष्णकांत को सबसे पहले सभी को जय हिंद। कैसा लगा शुभम सर का आज का इंटरेक्शन सभी लोगों के साथ? बढ़िया लगा ना? मैं भी इसी कॉलेज का छात्र हूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था और प्रेजेंटेशन में तो मैं हमेशा से पीछे ही रहा हूँ। मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन शुभम भाई के जो मोटिवेशन से तो मुझे लगा कि 2 शब्द तो बोलने ही चाहिए। मैं उनके साथ में मैंने स्टडी किया, तो जब फर्स्ट टाइम जब शुभम भाई से इंटरेक्शन हुआ था तो एकदम से लगता है ना कि कोई व्यक्ति बिल्कुल हाँ कि मतलब यूपीएससी के लिए डेडिकेशन रहता है, अंदर से लगता है। मतलब मैं भी हूँ और मैं भी एक तैयारी करता था पर मैं इतना नहीं कर पाता था, लेकिन शुभम भाई को देख के लगता था कि नहीं भाई यही है वो जो मतलब हमारे मतलब ग्रुप में या पक्का यही वो जो आईएएस बनेगा, यूपीएससी क्रैक करेगा। तो मैं हमेशा शुभम भाई को देखता था ना तो मुझे लगता था, और शुभम भाई ने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया। आज वो आईपीएस ऑफिसर हैं। और अभी जब मैंने उनको इस चीज़ के लिए कि मुकेश सर से बात हुई थी मेरी, सर को मैंने बताया कि सर मेरा फ्रेंड आईपीएस बन गया है और कॉलेज के ही वो एलुमनाई हैं, तो सर ने बोला कि उनको इनवाइट किया जाए। और शुभम भाई को मैंने कॉल किया और जिस दिन उनको कॉल किया उस दिन उनका जन्मदिन था। मैंने उनको शुभकामनाएं दी, सर से बात कराई और सर ने और शुभम भाई ने मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेशन हुआ, फिर शुभम भाई यहाँ आए और बहुत कीमती समय हमारे लिए निकाला। इसके लिए शुभम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आईएचई इंस्टीट्यूट को धन्यवाद।
और सभी फैकल्टीज़ और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, सभी IHE इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद, एलुमनाई टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do that. So with these words, I would like to invite the Secretary of Alumni Association for telling the future plans of Alumni Association, Ms. Asawari Savarikar. Greetings and good afternoon to dignitaries and all the students present here. How's the Josh? How's the Josh? Well, it's high right now, but after exiting this hall, it should not be low. I think something that has been mentioned very prominently in the whole session by IPS Shubham Agrawal today is discipline and time. जो इंसान टाइम की, खुद के और दूसरों के टाइम की कद्र करता है और डिसिप्लिन रहता है जिसमें the person. All right, so I am also a product of this college itself, and which is why it gives me immense pleasure to be here. And मैं यही बात फिर से prominence से बोल रही हूँ कि आज जो सर ने, IPS सर ने आप लोगों को इतनी important चीज़ बताई है, उसको भूलना मत। और जो जोश आज इग्नाइट किया है वो एक्सटर्नल जोश है। ऐसे जोश भरने के लिए हम लोग हमेशा कोई ना कोई प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जोश एक्चुअल में तब काम आएगा जब वो आपके अंदर से आए। इग्नाइट इट इनसाइड यू, ignite the fire inside you. With this whole session, try to remember everything that he spoke today, every part of his speech, every incident that he stated. Try to recollect it, and फिर शायद तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि आने वाले समय में तुम्हें और कितनी मेहनत करनी है and how much disciplined you have to be. IEHE एलुमनाई एसोसिएशन की एक वेबसाइट है जिसकी लिंक हमने फॉरवर्ड करी है, एंड आपको भी वो सबको फॉरवर्ड हो जाएगी वंस यू आर ऑल्सो वन ऑफ द एलुमनाइज ब्राइट एंड एस्पिरेंट। हमने बहुत सारे ऐसे सेशंस प्लान करे हैं फॉर फ्यूचर ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, विद लेक्चर्स ऑफ प्रोफेसर्स, ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, ऑफ डिफरेंट पीपल। यहाँ पे कोई भी इंसान जो भी आपसे बात करने के लिए आता है या अपना वैल्यूएबल टाइम लेकर आता है वुड बी द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन फॉर यू फॉर लाइफ। क्योंकि आज की ये जो बात है ये अगर आपके दिमाग में रह गई और घर कर गई तो आपको सक्सेसफुल होने से तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ इन यू। So always remember this, and like one more thing that he said was really striking, and फिर से मैं इसको prominently आप में imbibe करना चाहती हूँ that success failure एकदम day and night की तरह होता है। वो रोज़ आएंगे और रोज़ जाएंगे, तो उनकी चिंता मत करना। आपको चिंता प्रोसेस की करनी है कि आज के दिन आपने क्या किया। What did you do today which culminated into something valuable? What did you do today which culminated something valuable to someone else? बस ये याद रखना, and I think life will be very happy and enjoyable. Thank you very much, all of you. Thank you so much, ma'am. Now I would like to request everyone to please stand up for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल